1 मई 2026 यानी कि आज से म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। सेबी ने ये बदलाव इसलिए किया है क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। प्रॉब्लम क्या थी कि आज के टाइम में मार्केट के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन एक्चुअल में उनमें से बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। इन म्यूचुअल फंड्स का नाम अलग है, ऐड अलग दिखाया जाता है, लेकिन पैसे को लगभग एक ही जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है ना कि उसके पैसे को अलग अलग फंड्स में डाला जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है कि उनके पैसे को एक ही टाइप की कंपनीज में बार बार इन्वेस्ट किया जा रहा है अलग अलग म्यूचुअल फंड के थ्रू। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत बड़े बदलाव किए हैं ताकि इन्वेस्टर्स को साफ साफ पता लग पाए कि उनके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन था आज से पहले। तो शुरुआत करते हैं लाइफ साइकिल फंड के साथ। ये बहुत ही नया और इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड का टाइप होने वाला है। लाइफ साइकिल फंड एक ऐसा फंड है जो आपके उम्र के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलता रहेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, आपके एज के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलेगा। अगर आप आज यंग हैं, अगर आप 30s के अंदर हैं या 20s के अंदर हैं और आप पैसे कमा रहे हैं, तो यहां पे आपके पैसे को ज्यादातर इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, 30 से 40 साल के होंगे, 40 से 50 साल के होंगे, तो ये जो म्यूचुअल फंड है ना, ये सेफ खेलना स्टार्ट कर देगा। ये आपके पैसे को डेट के अंदर या सेफ जगह पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिससे फायदा ये होगा कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप रिस्क कम ले पाएंगे और आपका पोर्टफोलियो सेफ रहने वाला है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप आज 30 साल के हैं, तो 30 साल की उम्र में ये आपके पैसे को ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाला है। लेकिन जैसे आप 30 से 40 साल के होंगे, ये आपके पैसे को डेट के अंदर भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप 40 से 50 साल के होंगे, तो इक्विटी का पोर्शन बहुत कम कर देगा एंड डेट का पोर्शन या सेफ जगह पैसा इन्वेस्ट करने का पोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। लाइफ साइकिल फंड का फायदा बहुत सिंपल होने वाला है कि यहाँ पे बार बार आपको फंड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे रिस्क आपका ऑटोमेटिक कम होता जाएगा एंड रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए सबसे परफेक्ट होने वाला है लाइफ साइकिल फंड। वहीं पे इसका नुकसान क्या होने वाला है कि जो लोग खुद इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, जो लोग खुद मार्केट को समझते हैं, जो लोग खुद पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए प्रोसेस स्लो लग सकता है, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा ना कि टाइम टू टाइम मेरा रिस्क बहुत ज्यादा कम होता जाएगा, जिससे मेरा रिटर्न बहुत ज्यादा कम होने वाला है। यहाँ पे कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होगा, फंड हाउस के हाथ में कंट्रोल होने वाला है। वो अपने अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो में बदलाव करता रहेगा। अब अगर बात करें कि किसके लिए परफेक्ट होने वाला है, तो जो एक बिगिनर इन्वेस्टर है, जिसको कुछ नहीं पता है मार्केट के बारे में, जिसको रिटायरमेंट हासिल करना है, जो लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो लाइफ साइकिल फंड को बहुत आसानी से चूज कर सकता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो भी इसको देख सकते हैं। अगर आप अगले 20 साल के लिए, 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए लाइफ साइकिल फंड सबसे परफेक्ट होने वाला है। आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड में कूद फाद नहीं करना पड़ेगा, केवल एक म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करिए और वो टाइम टू टाइम आपके पोर्टफोलियो में बदलाव करता रहेगा। दूसरा रूल है चिल्ड्रंस फंड और रिटायरमेंट फंड्स को लेकर। देखिए 26 फरवरी 2026 को सेबी ने इन दोनों स्कीम को पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू कर दिया है। मतलब अब ये स्कीम मार्केट के अंदर काम नहीं करती हैं। जनवरी महीने तक लगभग 15 चिल्ड्रंस फंड हुआ करते थे एंड 29 रिटायरमेंट फंड की स्कीम हुआ करती थी, लेकिन फेब महीने के अंदर इनको डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया गया? क्योंकि नाम देखने में बहुत अच्छा लगता था कि रिटायरमेंट के लिए फंड है, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए फंड है, लेकिन काम जो था ना इनका, वो नॉर्मल फंड की तरह ही था। जो नॉर्मल फंड होते हैं ना इक्विटी फंड के, उनके ही जैसे काम था। ये कुछ अलग नहीं कर रहे थे मार्केट के अंदर में। अब सेबी ने ये बोला कि नाम से कुछ नहीं होने वाला है, नाम के अकॉर्डिंग उस फंड का स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। मतलब जो गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग पूरे फंड का पोर्टफोलियो भी होना चाहिए। नॉर्मल फंड की तरह पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अब आगे इन म्यूचुअल फंड्स के साथ क्या हो सकता है कि इनका नाम पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। या तो ये म्यूचुअल फंड्स मर्ज हो सकते हैं, या तो इनका पूरा का पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो सकता है। एक रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, अगर आप रिटायरमेंट फंड के अंदर या चिल्ड्रंस फंड के अंदर ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका फंड पूरी तरीके से खत्म हो गया है तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका पैसा सेफ है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी आप फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है मेल के थ्रू आपके पास मैसेज तो आता ही होगा। तो अपने मेल को जरूर चेक करिए कि आखिर में जो म्यूचुअल फंड एएमसी है वो आपको क्या मेल कर रही है। वहीं पे आपको पता लग पाएगा कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो जीमेल से अप टू डेट रहिएगा, वहीं पे आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तीसरा बदलाव है, अब सेम जैसी स्कीम्स कम हो जाएंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि आज से पहले क्या होता था ना कि एक कंपनी 3-4 म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती थी और उनका नाम भी अलग अलग होता था। अब इससे रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता था कि उनके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में इनमें से बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जो आपके पैसे को घुमा फिरा के एक ही जगह पे इन्वेस्ट करते थे। अब सेबी ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आपके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, पहले आप रिटेल इन्वेस्टर्स को यह बताइए कि आप कितने अलग हैं। मतलब कि आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर किसी कंपनी के 2 म्यूचुअल फंड है, तो उन कंपनीज को बताना पड़ेगा कि इन दोनों म्यूचुअल फंड में अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, सेम जगह पे पैसा नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये दोनों म्यूचुअल फंड क्यों आपस में अलग है, ये सब कुछ बताना पड़ेगा म्यूचुअल फंड कंपनीज को, जो कि एक बहुत ही बड़ा बदलाव है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में। इसका मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको साफ साफ दिख जाएगा कि उनके फंड्स एक्चुअल
एक्चुअल में अलग हैं कि केवल नाम से अलग हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा क्या होने वाला है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको साफ साफ दिख पाएगा कि आखिर में मेरा फंड कितना डाइवर्सिफाई है। सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगा एंड डुप्लीकेट फंड्स जो है ना वो मार्केट से गायब हो जाएंगे। चौथा रूल है टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है म्यूचुअल फंड के अंदर। देखिए जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स होता है ना उसको पता ही नहीं लग पाता है कि कॉस्ट कहां पे जा रहा है। कॉस्ट के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि फंड आखिर में कहां पे यूज कर रहा है उन 1% पैसों का जो आपसे हर साल लिया जाता है। TER का यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो का सिंपल मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड आपसे हर साल कितना पैसा ले रहा है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि म्यूचुअल फंड आपको केवल एक नंबर दिखा रहा होता है कि 1% लिया जा रहा है, 2% लिया जा रहा है, लेकिन आपको वहां पे दिखता नहीं है कि वो 1% जा कहां पे रहा है, कौन से मिक्स के अंदर जा रहा है, आखिर में फंड मैनेजर की फीस कितनी है, ब्रोकरेज चार्ज कितना पे किया जा रहा है, टैक्स के अंदर कितना पैसा जा रहा है, ये सब आपको पता ही नहीं चलता है। लेकिन सेबी ने अब पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि फंड हाउस को साफ साफ दिखाना पड़ेगा कि आखिर में टोटल एक्सपेंस रेशियो जा कहां पे रहा है, कितना फंड हाउस ले रहा है, कितना ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है, कितना टैक्स के अंदर जा रहा है, ये सब कुछ दिखाना पड़ेगा रिटेल इन्वेस्टर्स को, ताकि उनको पता चल पाए कि वो जो पैसा पे कर रहे हैं, वो जो कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो जा कहां पे रहा है। अगला रूल है सेक्टोरल और थेमेटिक फंड्स के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से एक और बहुत बड़ा चेंज है म्यूचुअल फंड के अंदर। इसको नाम दिया गया है ट्रू टू लेबल रूल, मतलब कि जो आपका लेवल है, जो आपका नाम है, वही आपका काम होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बैंकिंग फंड है तो आपके पैसे को मेनली बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाला है। अगर कोई इंफ्रा फंड है तो आपके पैसे को अब इंफ्रा स्टॉक्स के अंदर ही ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला है। आज से पहले क्या होता था ना कि फंड सेफ जाने के लिए जो सेक्टोरल फंड और थेमेटिक फंड थे, ये लार्ज कैप कंपनी के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते थे। अब इसका नुकसान क्या होता था कि उन सेक्टर्स के अंदर कम पैसा इन्वेस्ट हो रहा था, लेकिन लार्ज कैप कंपनी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा था, जिससे ये फंड गिरावट से बहुत ज्यादा बच जाते थे। मतलब सेक्टर्स के अंदर बहुत भारी गिरावट होने के बावजूद भी इन फंड्स के अंदर ज्यादा गिरावट नहीं होता था, केवल लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने की वजह से। लेकिन सेबी ने साफ साफ बोल दिया है किसी भी सेक्टोरल और थेमेटिक फंड का 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। मतलब जो पोर्टफोलियो ओवरलैप होता है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी सेक्टोरल म्यूचुअल फंड का। अगला रूल है वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड के इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखिए आज से पहले नियम क्या था ना कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी थी उनके पास एक चॉइस था, या तो वो वैल्यू फंड लेके आ सकती थी या तो कॉन्ट्रा फंड। कोई भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी दोनों लेके नहीं आ सकती थी। लेकिन सेबी ने इस रूल में बदलाव कर दिया है, अब कोई भी एएमसी वैल्यू फंड भी और कॉन्ट्रा फंड दोनों लेके आ सकती हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कंडीशन है कि दोनों का पोर्टफोलियो सेम नहीं होना चाहिए, ये दोनों एक जैसी नहीं दिखनी चाहिए। अगर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड लेके आया हुआ है, अगर वो वैल्यू फंड लेके भी आता है, तो दोनों का पोर्टफोलियो सेम जैसा नहीं दिखना चाहिए, ओवरलैपिंग परसेंटेज ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा रहेगा तो किसी ना किसी एक स्कीम को बंद कर दिया जाएगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और रूल यहां पे ऐड किया गया है कि कॉन्ट्रा और वैल्यू फंड जो 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करते थे, अब वो 80% तक इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया खबर है वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड के इन्वेस्टर्स के लिए। अगला रूल है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। देखिए आज से पहले क्या होता था कि केवल मल्टी एसेट के पास ये फ्रीडम था कि वो गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है इक्विटी के साथ साथ। लेकिन अब लगभग सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड के पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि वो गोल्ड और सिल्वर के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर पाएगा। सेबी ने एक बहुत बढ़िया चेंज किया है। इससे फायदा क्या होने वाला है ना कि अगर नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत भारी गिरावट हो रहा है, मार्केट अगर क्रैश हो गया, तो फंड मैनेजर के पास ऑप्शन होगा गोल्ड और सिल्वर का भी। वो गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है मार्केट करेक्शन के दौरान। एंड अगर हम इसके अंदर गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ को भी ऐड करते हैं तो इसके अंदर भी कुछ बदलाव किया गया है। देखिए जो भारत में गोल्ड ईटीएफ है ना, ये ग्लोबल प्राइस को फॉलो करता है। जो ग्लोबल प्राइस है, जो कॉमेक्स पे दिखा रहा होता है गोल्ड का प्राइस, उसको एक्चुअल में फॉलो कर रहा होता है। लेकिन अब सेबी ने साफ साफ बोल दिया है कि जो गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ है, ये इंडिया में जो गोल्ड का प्राइस है और सिल्वर का प्राइस है उसको फॉलो करने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिल सकता है गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ के अंदर। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। एंड जो आखिरी रूल है जिसका नाम है वॉलंटरी डेबिट फ्रीज, ये सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिटेल इन्वेस्टर के। सेबी ने बहुत बढ़िया फीचर लेके आया है वॉलंटरी डेबिट फ्रीज का। इसका सिंपल मतलब है कि आप अपने म्यूचुअल फंड को लॉक कर सकते हैं। जैसे आप एटीएम कार्ड को लॉक करते हैं ना, अपने लॉक कर देते हैं एटीएम कार्ड को, वैसे ही आप एमएफ सेंट्रल पे जाके अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को भी लॉक कर सकते हैं। इसका फायदा क्या हुआ कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं होने वाला है, अनऑथराइज्ड रिडेम्पशन नहीं होने वाला है। मतलब हो सकता है कि अगर फ्यूचर में चल के आपका जीमेल हैक हो जाए या कुछ भी हो जाए, कुछ भी रीजन हो सकता है जिससे आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होने वाला है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी करते हैं आज से पहले, तो आपको सिंपल भाषा में समझा दूं कि कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। आपको पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी चीजें होंगी वो आपके मेल के ऊपर आ जाएंगी। तो अपने मेल से अप टू डेट रहिएगा। जो भी आपने जीमेल डाल के रखा हुआ है अपने म्यूचुअल फंड के अंदर, उससे अप टू डेट रहिएगा, वहां पे मेल आता रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार अपने फंड्स को जरूर चेक करिए, क्या आपने सेम टाइप के 4 फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके तो नहीं रखा हुआ है। मतलब हो सकता है कि आपने 4 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हो और चारों म्यूचुअल फंड एक ही जगह पे आपके पैसे को डाल रहे हो। इसको जरूर चेक करिएगा। इससे पता चलता है कि आपके म्यूचुअल फंड का ओवरलैपिंग
ओवरलैपिंग परसेंटेज कितना है, 20 से लेकर 25% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर, कोई भी डाउट चल रहा है किसी भी कैटेगरी के रिलेटेड, कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो पूछते नहीं है, पूछना मत भूलिएगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है जरूर पूछिए, मैं आपका जरूर जवाब देने वाला हूं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उसको आप मिस करने वाले हैं। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।